Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and I am back with the 31st episode of Revision through MCQs. हम लोगों ने इस Revision through MCQs के 31 episodes फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं आज और बहुत सारे MCQs हो चुके हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं. जो बच्चा करंट अफेयर्स को नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है ऑन ए डेली बेसिस, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है, तो रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज में दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करके, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करके, उनको प्रिपेयर करके आप काफ़ी सारा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं. जो ये क्वेश्चंस के सोर्स होते हैं वो रीसेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इन सभी वेबसाइट्स में पब्लिश होते हैं. वो सारे क्वेश्चंस को हम लेने की कोशिश करते हैं. कभी कभी हम रिवाइंड में भी जाते हैं, कोई टॉपिक जून, जुलाई, अगस्त, फॉर दैट मैटर अगर जनवरी फरवरी का कोई भी रेलेवेंट टॉपिक है जो बार बार न्यूज़ में अपने को देखने को मिल रहा है, तो उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इसी सेशन को आज हम 31st एपिसोड में टेकअप करने वाले हैं. आपको एक पेन और पेपर निकाल के रखना है. 30 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. उन 30 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन का आपको अपने पेपर पे आंसर नोट डाउन करना है. एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब सेशन खत्म हो रहा होगा, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए. और जो चैलेंज है आपके लिए, द चैलेंज इज कि आपके 17.5 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि इस पेपर को बनाया गया है सैम्पल पेपर को ध्यान में रख के. क्लैट का जो सैम्पल पेपर आया है उसको ध्यान में रख के, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट सैम्पल पेपर, बट आप पाएंगे कि क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखिएगा, इफ यू विल लुक इनटू क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यूज, तो उसमें यू विल फाइंड दैट देयर इज अ पैराग्राफ which paragraph decides the agenda and followed by this there are set of 5 questions. तो यहाँ पे आपको भी ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो लगभग एक ही सेम एजेंडा को फॉलो कर रहे होंगे, राइट. तो दिस इज द टारगेट मार्क्स जो कि आपको फेच करना है. और अगर आपके मार्क्स लेटेस्ट से इतने नहीं आ पाए, तो बस आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए इन डेप्थ जो आपने गलत करें. वो आपके लिए क्या हो जाता है, एक टॉपिक सोर्स भी हो जाता है. उसी केस में एक अनाउंसमेंट हमारे पास है कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल संडे को 6 अक्टूबर को ऑल इंडिया ओपन मॉक करा रहा है based on the sample paper which has been released by CLAT consortium. The time is 2 to 4 p.m. and the mocks shall be conducted offline as well as online. तो आप इसमें तुरंत एनरोल कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा. आप इंडिया में कहीं पे भी हैं, आप अगर के शहर में अगर लॉ प्रेप का सेंटर है, तो वहाँ पे जाके आप इस मॉक को दे सकते हैं. Well, the very first question that we have is, which country has hosted the 19th Francophone Summit to celebrate the French language and promote multilingualism? ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए किस कंट्री ने 19th फ्रैंकोफाइन समिट होस्ट की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि किसी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में नहीं कवर्ड था, ये कवर्ड था द हिंदू के एडिटोरियल में. अब जब द हिंदू के एडिटोरियल में अगर कोई आर्टिकल आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं. अपने अपने ऑप्शंस चूज कर लीजिए, फ्रांस, पेपुआ न्यू गिनी, कैमरून एंड बेल्जियम. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस, एंड दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली इजी. Let us look at the second question. Let us look at the second question. Who among the following is the 26th Chief of Naval Staff of India? 26th Chief of Naval Staff. Now this has been very recent appointment. This has been very recent appointment. Okay? ये change हुए हैं अभी, और you will find कि आपके एयर चीफ मार्शल अभी 2 दिन पहले चेंज हुए हैं. ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल, फॉर दैट मैटर आपके जनरल, मेजर जनरल, ये सब आपको इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ये है ऑप्शन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल उपेंद्र द्विवेदी एंड एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह. तो ये रिसेंट न्यूज में था, दिस पर्सन वॉज इन न्यूज, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है. ओके, जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज रिलेटेड टू योर मिलिट्री, दैट इज व्हाट यू विल रिमेंबर. ठीक है, तो आप ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं. ही हैज बीन फॉर्मर, एंड द करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए. अगेन दिस क्वेश्चन वाज इजी, और बाकी 3 नाम जो हैं वो आपके नोट्स में आ जाएंगे अपने आप. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. Which among the following Indian naval ship had made a port call in Greece port of Crete to participate in the joint naval exercise between India and Greece? Now न्यूज़ में क्या है, इंडिया और ग्रीस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया और ग्रीस क्योंकि आपस में स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नेगोशिएट कर रहे हैं,
और आपको पता चलेगा कि ग्रीस के पास एक सी है आइगान सी, जो कि इंडिया का ट्रेड इनटू यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है वो सी रूट, राइट। तो INS कोची, INS तबर, INS दिल्ली एंड नन ऑफ द अबव। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लैट में इस तरह के आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता है तो आप मत करिएगा। लेकिन फिर भी इस वाली एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू बेसिकली टेस्ट आवरसेल्व्स and we'll do a wild guess. The correct answer to this particular question is B, INS Tabar. क्या आंसर है? INS Tabar. Followed by this question number 4 पे आते हैं. Which among the following has been the ranking of India in Global Competitiveness Index? तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत जल्दी एक्सप्लेनर वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडाइसेस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडाइसेस पे वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी इस पे पूरा कंपाइलेशन बना लिया है, लेकिन क्या है, आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। प्रिपेयर कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडाइसेस में। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, इसमें आपको इंडिया का रिलेटिव पोजीशन जानना रहता है कि इंडिया कहाँ पे है, टॉप 3 कौन है, ठीक है, लास्ट 3 कौन है, ये लिखना रहता है, और रिलीज्ड बाय। और कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर्स आ जाते हैं कि जैसे अंडर कंसिडरेशन क्या क्या लिया जाता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर क्लैट में आ जाए कि अंडर कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ों को लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन, रादर दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी एंड डायरेक्ट। तो इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो रैंक है, द आंसर इज 39th, द आंसर इज 39, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD निकालता है। अब बाकी आप इसमें IP इंडेक्स भी देख सकते हैं, आप इनोवेशन IP इंडेक्स 42, आप इनोवेशन इंडेक्स देखिए 40, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 40। फिर आप इसी में देखेंगे कि जेंडर गैप हैप्पीनेस, जेंडर गैप हैप्पीनेस, फॉलोड बाय दिस देयर इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, है ना। 7th पोजीशन, टेररिज्म इंडेक्स, टेरर परसेप्शन इंडेक्स, सॉरी टेररिज्म इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, एशिया पैसिफिक भी इंडेक्स होता है एक। और उसके बाद फॉलोड बाय दिस आप इसमें देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सैम्पल पेपर में भी आया था। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द फ्यूचर ऑफ द ग्रोथ रिपोर्ट 2024? फ्यूचर ऑफ द ग्रोथ रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज करता है? इसका आंसर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन दिस केस यू नीड टू रियलाइज एंड फिगर आउट वन थिंग कि देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, अटापी वटापी दो दैत्य भाई थे, ब्रेटन वुड्स ट्विंस होते हैं। लेकिन ये जो है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है किसी कंट्री की, ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क, इक्विटी, इन सब से रिलेटेड होगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करता है। तो उसका जो भी रिपोर्ट आएगा वो उससे रिलेटेड होगा। आंसर इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ऑब्वियसली इसका आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आपको भूलना नहीं चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट रिलीज करी थी, और मैं आपको रेलेवेंट सोर्सेज भी इसके बताऊंगा जो हमारे टाइम में आने वाले हैं। अब आपको चेक कर लिया होगा आपने कि आपका आंसर सही है कि गलत है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? तो दूसरा इंडेक्स आ गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो क्वेश्चन में ही एक नोट लिखा हुआ है कि कौन रिलीज करता है और इंडिया का क्या पोजीशन रहा है उसमें। अगेन ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, 16, 39, 48 एंड 126। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलप इंडेक्स में अपने अपने आंसर्स चूज कर लीजिए, एंड द करेक्ट आंसर इज 39th। अगेन इसका भी रैंक क्या है? 39th रैंक है, यस 39th रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में आया है। फॉलोड बाय दिस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी 39th रैंक आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैड रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922, द राइज ऑफ द बिलियनर राज? किसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? अच्छा, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेल्थ इनइक्वालिटी के ऊपर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स में इस रिपोर्ट को साइट किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर होगा इसका? वेल द आंसर इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। थोड़ा सा हटके सवाल है ये,
तो इसीलिए आप इसको चेक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ये क्वेश्चन ईजी नहीं है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो आपने गलत किया अगर तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। रिपोर्ट देखी और सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक ही जैसे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क करिए। अब आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ग्रीस वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, तो ये 6 सितंबर को न्यूज़ आई है। 6 सितंबर 2024 में ये न्यूज़ बार बार आई है हमारे सामने, तो इसीलिए वहाँ से मैंने पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज सपोर्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस स्टार्स प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज स्टार्स प्रोजेक्ट? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? टीचर और लर्निंग से रिलेटेड। जैसे परख पोर्टल है वो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन और सिलेबस से रिलेटेड है, ये आपका स्टार्स प्रोजेक्ट है। तो इसमें कौन सी बैंक सहायक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेल्प कर रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक? तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक मदद करता है, तो इसका आंसर हमारा वर्ल्ड बैंक होगा। और ये लगभग सभी बैंक जो हैं ये इंफ्रा के डेवलपमेंट में इंडिया की मदद करती हैं, हमेशा याद रखिएगा। कैपिटल जो इनपुट्स होते हैं हमारे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसमें ये बैंक हमको पैसा देती हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन और ये सब चीज़ें आप देखेंगे। ये इसको चाइनीज़ बैंक भी कहा जाता है, इसका बीजिंग में हेडक्वार्टर्स है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर कोई बात नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इन बैंक्स को भी प्रिपेयर कर लीजिए, इनके हेड ऑफिसेस को भी प्रिपेयर कर लीजिए, किस ईयर में बने थे, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं, इसको समरी वीक में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल का एक ना एक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड या रिपोर्ट से रिलेटेड आता ही है। अच्छा, क्लैट में अगर नहीं आएगा तो फिर एलेट भी देना है, स्लैट भी देना है, आगे भी जीके के एग्जाम्स देने हैं जिसमें आएगा, तो आपको नोट्स आपके पास होने चाहिए। इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेशनल नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप, किस शहर में नेशनल नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टार्स प्रोजेक्ट? तो अब देखिए, स्टार्स प्रोग्राम से ही दो सवाल आपसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो किस शहर में कराया गया है? मैसूर, उदयपुर, इंदौर, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस सी व्हाट आंसर्स डू यू चूज। मैसूर, उदयपुर, इंदौर, भोपाल। वेल, द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज भोपाल। तो लिख लीजिएगा इसको, और इसको भी आप अपने नोट्स में, स्टार्स प्रोजेक्ट को आप प्रिपेयर करिए, उसमें लिखिएगा वर्ल्ड बैंक किया और नेशनल नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप NKSW ऑर्गेनाइज करा भोपाल में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, और इसका पर्पस लिख लीजिएगा कि क्या करता है ये, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट है? 86th अमेंडमेंट है। उससे क्या जोड़ा गया? 86th अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। उसके बाद ये एक्ट आया 2009 में। क्या करना होता है? 6 to 14 ईयर्स का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री में मिलेगा, सरकारी अनुसंधानों में, सरकारी शैक्षिक संस्थानों में फ्री में एजुकेशन मिलेगा। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आप फिर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन, तो वो भी आपको रिपोर्ट जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें अराउंड कह रहा था कि 99% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी वेरी सीवियरली अफेक्टेड बाई 2100 ड्यू टू लोअर एनरोलमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। और इसमें रवांडा, कॉन्गो, घाना जैसे देशों ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए, उसके बारे में यहाँ पे बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द फेनोमेना मार्स क्वेक्स आर सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? ये जो मार्स क्वेक का फेनोमेना है ये है क्या? द सीज्मिक एपिसोड ऑन एनी प्लैनेट विच इज सिमिलर इन साइज टू दैट ऑफ मार्स। सीज्मिक एपिसोड, सीज्मिक एपिसोड ऑन एनी प्लैनेट का मतलब क्या है? सीज्मिक का मतलब रिलेटेड टू अर्थक्वेक एंड ऑल ऑफ दिस, ओके। सीज्मिक एक्टिविटी जो कि ज़मीन के नीचे होती है। अ सीज्मिक एपिसोड ऑन अर्थ वेयर द ह्यूज टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैपन अंडर द सी बेड, and C is a seismic episode on Mars where Martian surface begins to shake, and D is an atmospheric event in Mars where the entire Martian atmosphere shall be heated and the methane shall be converted to carbon dioxide. well, देखिए, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है, आपको पता है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। डी वाले ऑप्शन को कहा जा रहा है कि मीथेन है और जितने भी मीथेन है उसको गर्म कर दो। एक्चुअली कर क्या दो, जो आयरन और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स के जो कण है वो उसके एटमॉस्फेयर में स्प्रिंकल कर दो। तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे टेम्परेचर हीटअप होने लगेगा और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने लगेगा। इन्फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर उसका माना जाता है, तो उसको कम करना है हमें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है,
एलॉन मस्क ने भी बोला था कि मार्स के नॉर्थ पोल पे जाके न्यूक्लियर बम छोड़ दो, अपने आप गर्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं बार बार, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। मार्स में आने वाले अर्थक्वेक को मार्स क्वेक कहते हैं, ये कॉमन सेंस से लगा सकते थे। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल्स एज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ये डब्ल्यू बोसॉन पार्टिकल्स हैं क्या? अब अगेन साइंस एंड टेक, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है साइंस एंड टेक, ठीक है। तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एक क्लाट का एस्पिरेंट नहीं बता पाएगा। इस सवालों को छोड़ना चाहिए, लेकिन अब इनको प्रिपेयर नहीं करेंगे। बेसिकली आपको लार्ज हाड्रन कोलाइडर या आदमी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आदित्य L1 से रिलेटेड है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पे सन की पढ़ाई की जा रही है। एक्चुअली ये पूरा जो ऑप्शंस देख सकते हैं पहले। न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनको डिस्कवर किया गया है। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टडीड इन क्वांटम फिजिक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन। दीज आर द पार्टिकल्स दैट causes northern aurora borealis. These are the particles that are responsible for interaction of photon with light. Well, the answer to this particular question is B. The answer to this particular question is B. And you know that northern aurora borealis does not happen. It happens because of the photons and the solar कोरोना से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं आपके आयनोस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सारे पार्टिकल्स जिम्मेदार होते हैं। तो ये चीज़ अगेन डिफ़िकल्ट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर से ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2024? अब डायरेक्ट एंड ईजी क्वेश्चन है, आंसर इज डायरेक्ट एंड ईजी क्वेश्चन। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में हैंड फ्रंट लाइन की तरह था मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। उसके पहले मैं अगेन आपको ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे कल के आरटीएम में, दे ऑलरेडी नो अबाउट द 8 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन दैट वी आर हैविंग इन द सिटी ऑफ जोधपुर, the head office of Law Prep Tutorial, on 11th of October between 10 a.m. till 6 p.m. And the location is SN Medical College Auditorium. Okay, so do not forget to attend. अगर आप राजस्थान में हैं और आप एक्सपर्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं लॉ प्रेप के, तो आपको क्या है, यू विल फाइंड दीज फैकल्टीज कमिंग अप एंड टेकिंग अप द इंटायर सेशन, ठीक है। मोहित सर, अर्पित सर, सचिन सर, जावेद सर एंड अमित sir, all of these faculties would be there, including me, and you will get a free copy of CLAT 365. CLAT 365 is a compilation of entire current affairs subject wise. तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, काफ़ी सारे टीचर्स की मेहनत लगी है। एंड लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में जो भी बच्चा इस जीके मैराथन को अटेंड करेगा उसको ये CLAT 365 की कॉपी मिलेगी। तो आप मैराथन नॉन स्टॉप करने आ जाइए, प्लस अलॉन्ग विद दैट आप क्लैट 365 की भी कॉपी लेने आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आउटब्रेक्स हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? PHEIC किसको डिक्लेयर किया गया है? द क्वेश्चन, एबोला, जीका, मंकी पॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो आपको ये पता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये चीज़ स्प्रेड हो सकती है। 2022 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था मंकी पॉक्स को, एम पॉक्स, जिसको आप क्या कह रहे हो, एम पॉक्स। एक्चुअली क्या है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और ये आपके सैम्पल पेपर में भी आपने देखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following states in India is the first one to have reported the case of mpox clade 1 strain? Now this is news. ये न्यूज़ में था कि क्लैड 1 स्ट्रेन से कौन सा स्टेट अफेक्ट हुआ है, कहाँ पे सबसे पहले सुनने में आया है। तो हरियाणा, न्यू दिल्ली, केरला एंड आंध्र प्रदेश। वेल द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली केरला। द करेक्ट आंसर इज केरला, क्योंकि यहाँ से देखिए कोविड-19 भी साउथ से नॉर्थ की तरफ आया, और दिल्ली और नॉर्थ में अगर कोई सेंटर है तो वो न्यू दिल्ली है। तो क्योंकि अफ्रीका से मिडिल ईस्ट आ रहा है, अफ्रीका से यूरोप जा रहा है, और यूरोप से साउथ एशिया की तरफ आ रहा है, या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू नो द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू डिटरमाइन कि कैसे करना है। एंड ऑब्वियसली नीति आयोग ने भी बोला है कि हम अगले पैंडमिक के लिए प्रिपेयर्ड हैं। WHO ने भी ग्लोबल पैंडमिक ट्रीटी को स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है। आप इन सभी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, बिकॉज पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस and response to these public health emergencies is a very important topic after 2020 COVID-19 episode that the world has witnessed. Which among the following states in United States of America has been the first one to announce an anti-deepfake bill? Deepfake वीडियोस जो हैं AI के द्वारा बना के किस स्टेट ने सबसे पहले
इस चीज़ों पे बैन लगाया है या इनको रेगुलेट करने की बात करी है? न्यू ऑर्लियंस, कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड फ्लोरिडा। अगेन ये द हिंदू से है, जो भी द हिंदू के फ़ैन क्लब हैं और द हिंदू पढ़ते हैं वहाँ से ये डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन है और आप गलत नहीं कर सकते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ईजी के साथ साथ कंप्लीटली करंट अफेयर्स है। मतलब अगर आपने न्यूज़पेपर छोड़ा हुआ है तो कोई किसी कीमत पे आप इस सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट है, ईजी है, एंड द आंसर इज कैलिफोर्निया। ठीक है, तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसकी हेडिंग्स को फॉलो करिए। हेडिंग्स को फॉलो करने से होता क्या है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस, अच्छा इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूं कि क्लैट 2023 में पूछे गए थे, क्लैट 2022 में पूछे गए थे, और फॉर दैट मैटर क्लैट 2021 में भी 22 में पूछे गए थे एंड 2021 में पूछे गए थे। हम बस थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं क्लैट 2020 में और क्लैट 2024 के पेपर में। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इन दोनों साल में, जो भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे वो या तो पैसेज में आंसर दिया हुआ था, या तो पैसेज से सॉल्व किए जा सकते थे, या कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते थे, या वो कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते थे। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप समझ सकते हैं कि आप करेंटली जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगी, एंड इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वन लाइनर्स को कभी ख़त्म ना करें। जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, देखो लगातार न्यूज़ में आता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड। जैसे फ्रांस से 2025 में एक एआई कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाला है। 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन किया था। जब G7 समिट हुई थी हिरोशिमा में, जापान में, तब उन्होंने हिरोशिमा एआई प्रोसेस अनाउंस किया। हमारे यहाँ पे भी कृत्रिम कंपनी जो है ओला की, उसने अपना एआई निकाल दिया। भाषिनी पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन तो दुनिया की पहली वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, या कह सकते हो रीजनल ग्रुप हो गया है, जिसने एआई को रेगुलेट करने के लिए लॉ निकाला है और बाइंडिंग लॉ निकाला है। तो इस तरह की चीज़ों पे जब आप नज़र रखेंगे ना, फादर ऑफ एआई, ठीक है, गॉड फादर्स ऑफ एआई लगातार न्यूज़ में आता है। सो अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। कॉपीड एक्ट ऑल्सो नोन एज कंटेंट ओरिजिन प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम एडिटेड एंड डी फेक्ड मीडिया बिल हैज़ बीन प्रपोज इन विच अमंग द फॉलोइंग। ये कॉपीड एक्ट जो कि एआई से डी फेक को कंट्रोल करने वाली है, ये किस कंट्री के ने प्रपोज करी है? ईयू, अफ्रीकन यूनियन, यूएसए और यूके। तो आंसर इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, एंड डायरेक्टली करंट अफेयर्स से है और इंडियन एक्सप्रेस से है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और ये अगस्त के महीने से है। ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर अगर द हिंदू पढ़ रहा है तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन कर पाएगा, इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है तो वो ये वाला क्वेश्चन कर पाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन भी अगेन आई वुड से डायरेक्ट एंड ईजी है, बिकॉज लार्जर ऑडियंस इंडियन द हिंदू पढ़ती है। चलिए 17th क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज मैन्युफैक्चर्ड द रोबोटिक म्यूल मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट विच इंडियन आर्मी हैज प्रोक्योर्ड अंडर इट्स फोर्थ ट्रांक ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। एक्चुअली 300 करोड़ का भारत की मिलिट्री ने प्रोक्योरमेंट किया है, और हमारे जो हाई अल्टीट्यूड बेसिस हैं जहाँ बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठंडी में पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ये 100, एक्चुअली वो देखे होंगे आपने, टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, तो उसमें जानवर चलते हैं 4 पैरों पे। तो ये 15 से 20 किलो तक का भार उठा सकते हैं, काफ़ी माइनस के टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, तो सर्वेलेंस कर सकते हैं, फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो इस तरीके से वॉरफेयर हमारे बॉर्डर्स में हो रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, द डायस्टोपियन वर्ल्ड ऑफ 1984 is coming to be true, is going to be true in our own very native borders. Well, that's one way to look at it. The other way is that सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर इम्पेरेटिव। तो म्यूल का फुल फॉर्म है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, एंड किस कंपनी ने बनाया है? 100 आर्मी ने लिए हैं, 100 म्यूल्स लिए हैं। द आंसर इज ए, एरो आर्क। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगेन दिस वाज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आप इसका सोर्स मुझसे पूछेंगे तो मैं अगेन बोलूँगा द हिंदूज में ये टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, आपको मैं पैसेजेस भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज मैन्युफैक्चर्ड द पीक पॉड्स? ये पीक पॉड्स न्यूज़ में थे। अ हाई आल्टीट्यूड क्लॉथिंग एंड हैबिटेट टेंट दैट कैन कीप थर्मल कंडीशन स्टेबल इन ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड लाइक सियाचिन। तो ये वो टेंट हैं जिनको बिना बिजली के माइनस टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट और मैनेज कर सकते हैं। किस कंपनी ने बनाया है? जो कि हमारी
मीडिया जो कि हमारे आर्मी को दिया गया है। आज ऑप्शंस अगेन आर हिमटेक, डीटेक 360 सॉल्यूशंस, एरो आर्क एंड नन ऑफ द अबव। अगेन दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, सोर्स इज द सेम, आर्टिकल इज द सेम जहां से ये दोनों सवाल हैं। द आंसर इज डीटेक 360 सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बच्चों वाला सवाल है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको लास्ट आरटीएम में बताया था, 26 जुलाई को ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड मैंग्रोव डे इस दिन मनाते हैं। तो किसने रिपोर्ट रिलीज करी है? ऑप्शन है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स रिपोर्ट में ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस इन्वॉल्व है। द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द टाइफून बेबिनका दैट हिट इन द पैसिफिक ओशन इन 2024? ठीक है, यागी आया, ठीक है, फिर ये शिमांगा ऐसे करके कुछ आया था, फिर ये बेबिनका आया। तो ये सब कुछ पैसिफिक ओशन में आया, और जब सब कुछ पैसिफिक ओशन में आया तो जापान, ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडो पैसिफिक बेल्ट में छुपी हुई हैं। तो मैक्सिमम टाइफून्स जो आए हैं, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, उन्होंने लैंडफॉल किया है साउथ वेस्टर्न चाइना में। तो आंसर आपको आंख बंद करके मार्क कर देने का क्या है? चाइना। द करेक्ट आंसर इज चाइना, टाइफून बेबिनका। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा ही सिमिलर कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में भी हमको देखने को मिल सकता है, आगे भी क्लैट में भी मिल सकता है और मिला भी है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये भी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है, एकदम सीधे करंट अफेयर्स एंड सीधे हेडिंग से सवाल है। आप इसको मार्क करने की कोशिश करिएगा, अगस्त से ही है ये करंट अफेयर्स। ठीक है, विच प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेड द फाउंडेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाधवन पोर्ट। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको, आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार वाधवन पोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं बिना सोचे ए पे मार्क कर देंगे। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। इसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट गैसिंग कहते हैं। तो आई थिंक आई नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए, आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू गिव ऑन बिहाफ ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। हम आपके लिए 7 आवर्स का नॉन स्टॉप मैराथन, जैसा कि जोधपुर में 11 तारीख को हो रहा है, सेम मैराथन आपको दिखाई देगा जयपुर में हो रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 12 अक्टूबर को। डेट मत भूलिएगा, 12 अक्टूबर को 10 बजे से 5 बजे तक। अगेन सचिन सर, अमित सर, अर्पित सर एंड मी विल बी देयर टू टेक योर 7 आवर नॉन स्टॉप मैराथन। द वेन्यू इज इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर। वेन्यू मत भूलिएगा, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर। और वहाँ पे अगर आप मैराथन अटेंड करने आते हैं तो आपको क्लैट 365 की ऑफलाइन जो है फिजिकल बुक मिलेगी, जो कि सब्जेक्ट वाइज क्यूरेटेड है आप सभी के लिए। सो आई होप वी विल सी यू गाइज इन द ग्रैंड जी के मैराथन जोधपुर एंड जयपुर। प्लीज़ नोट द डेट्स, जो भी आपके घर के नज़दीक है आप बिल्कुल पहुंच जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द यूनियन बजट हैड प्रोमिस्ड अ पॉलिसी फॉर प्रमोशन फॉर प्रमोटिंग पम्प्ड स्टोरेज। व्हाट इज पम्प्ड स्टोरेज? पम्प्ड स्टोरेज क्या है? पम्प्ड स्टोरेज है क्या? To produce electricity and facilities smooth integration, so produce electricity and facilitate smooth integration of the growing share of renewable energy, to produce electricity using hydrogen as a fuel, to produce environmentally sustainable energy using nuclear reactors and none of the above। यूनियन बजट 2024-25 में पम्प्ड स्टोरेज को करने की बात। तो एक रिजर्वायर है, पानी है, उसको जैसा आपने वो मूवी अगर देखी होगी, स्वदेश मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें बहुत आसानी से उसने बताया था कि यार अगर किसी पहाड़ से पानी आ रहा है तो वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा टैंक कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो टैंक में पानी इकट्ठा हुआ और वो पानी को उसको पाइप से कनेक्ट कर दिया एक टरबाइन से, टरबाइन घूमी तो गांव में बिजली आ गई। तो ये पंप स्टोरेज को डेवलप करने की बात की जा रही है, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। ओके, 22 का ए। अगेन नॉट एन ईजी क्वेश्चन, बट अगेन आई वुड से कॉमन सेंस से कर सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट है, वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रिसेंटली अंडर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग लिस्ट। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग लिस्ट में फोर्थ सिटी कौन सी अभी ऐड हुई है इंडिया से? फोर्थ सिटी, विच सिटी इज द फोर्थ वन? श्रीनगर, जयपुर, मल्लापुरम या मैसूर? द करेक्ट आंसर इज श्रीनगर, वेयर द अदर थ्रीज आर द फॉर्मर वंस। ठीक है,
4 सिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग के अंदर श्रीनगर को अभी ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें फिर आपको कोझीकोड भी याद होना चाहिए, आपको ग्वालियर भी याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्राफ्ट सिटी नेटवर्क है और एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है। क्राफ्ट सिटी नेटवर्क है और एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है। तो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है ये यूनेस्को के द्वारा है, ओके, जिसमें पुराने 2 सिटीज़ हैं, लास्ट ईयर का न्यूज़ है, आप नोट कर सकते हैं। और क्राफ्ट सिटी जो है वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इनको भी कि क्या पर्पज़ है, क्यों किया जाता है, राइट। टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है और रिसेंट ही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली प्रपोज टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। किस स्टेट ने मैरिजेबल एज को, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 2006 का, उसमें बदलाव किया है और जो मिनिमम एज है लड़कियों की वो इंक्रीज़ किया है, 18 से 21 साल किया है। द करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ईमानदारी से चेक करिएगा। टारगेट स्कोर, एवरेज स्कोर जो आएगा, अगेन टॉप 1000 रैंक्स वालों का जो बेयर मिनिमम आना चाहिए, द स्कोर इज़ ऑब्वियसली 17.5, 17.5 से नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। तो आपको पूरा प्रयास करना है। और आप चीटिंग अगर यहाँ पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप खुद को खुश रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो न्यूज़पेपर में ना कवर्ड हो या न्यूज़ में ना आया हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते, आप डेली न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ हेडिंग्स पढ़ा करिए, सिर्फ हेडिंग पढ़ा करिए। जिस दिन आपका अखबार पढ़ने का मन ना करे, आप सिर्फ हेडिंग पढ़िए। बहुत कुछ है जो आप सिर्फ हेडिंग पढ़ के एक आइडिया लगा के कर सकते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ होती है, कभी बॉक्सेस में होती है। तो ये क्वेश्चंस को में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप टॉपिक लिस्ट को लिख लीजिए और उसको रिसर्च करना स्टार्ट करिए। यू स्टिल हैव 60 डेज। लेट मी टेल यू दिस, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 60 डेज में आप प्रैक्टिस करिए, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और आप जितने जीके के टॉपिक्स आपको नहीं पता हैं, आप उनको बस एक बार गूगल करके थोड़ी बहुत नोट्स को लिखते हुए चलिए। आपके एटलीस्ट 30 सवाल में से मेरी गारंटी है कि आप 15 से 16 सवाल आसानी से कर पाएंगे। इमेजिन करिए वो स्थिति कि आपके 10 नंबर भी नहीं आ रहे हैं और आप 16 से 17 सवाल करके 17 मार्क्स लेके आ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे इस तरफ, तो मार्क्स नहीं आएंगे और टॉपिक्स के बारे में पता नहीं रहेगा। हम आरटीएम के थ्रू बच्चों को, अपने एस्पिरेंट्स को, अपने व्यूअर्स को इसी तरफ मोटिवेट करना चाहते हैं कि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, तो आप किसी टॉपिक के डेप्थ में रिसर्च में मत जाया करो। आप कई सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया करो, वन लाइनर्स की तरह प्रिपरेशन करने की कोशिश किया करो। दैट इज द इंटायर इंटेंट डियर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू डिस्कनेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज। द राइट टू डिस्कनेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज टू इनेबल देम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर ऑफिस और एम्प्लॉयर आफ्टर द वर्किंग आवर्स। ये बड़ा हटके सवाल है। राइट टू डिस्कनेक्ट एक नया जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है कि वर्किंग आवर्स में भाई हमको कॉल मत करो, हम लाइबल नहीं आंसर करने के लिए। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो आप पॉज करके अपने आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है और इजी क्वेश्चन है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस हेमा कमिटी रिपोर्ट एज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी इन उत्तराखंड, report related to implementation of one nation one election, report related to stifling on rape related laws in India, and report into allegations of sexual assault towards employees in Malayalam industry. And the correct answer is Justice Hema का D। ठीक है, अगर आप बाकी रिपोर्ट्स की बात करिए तो ये रामनाथ कोविंद पैनल है, तो कोविंद पैनल है ये, फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है ना। और ये वाला अगर हम बात करें तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो और फिर लॉ कमीशन के ऋतुराज अवस्थी थे। ऐसे जितने भी जजेस न्यूज़ में रहते हैं पढ़ लिया करो। लॉ का एग्जाम दे रहे हो तो जजेस रिलेटेड न्यूज़ को इग्नोर मत किया करो। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो जीके में तो पूछ ही देगा। चलिए 27th क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया हैज़ विड्रॉन इट्स सपोर्ट टू यूनेस्कोस कलिंगा प्राइज इन 2024। आपने सुना होगा
विज्ञान रत्न, ठीक है, विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस हुए हैं और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को हटा दिया गया है और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का मैक्सिमम लिमिट 56 किया गया है, शायद इस बार 33 को दिया गया है। चंद्रयान की टीम को, चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान टीम अवार्ड मिला है और आपके राष्ट्रीय विज्ञान रत्न जो अवार्ड है वो भी दिया गया है। उनके नाम बड़ा पद्मनाभन करके है, बहुत कन्फ्यूज़न है और उन लोगों ने, साउथ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने नहीं, उनको अवार्ड नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, ये सब न्यूज़ में आ रहा था। तो उसी केस में ये यूनेस्को का जो कलिंगा प्राइज़ है 2024 का, ये इंडिया के एक स्टेट ने स्टार्ट किया था 1951 में और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मना कर दिया कि हम इसमें भारत सरकार की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। ये अवार्ड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस की तरफ दिया जाता है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसने अवार्ड इनिशिएट किया होगा। अब देखिए कलिंगा, आप कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, कॉमन सेंस से आप आंसर करेंगे तो आप सीधे आंसर कर देंगे यार, उड़ीसा की गवर्नमेंट होगी, पटनायक गवर्नमेंट, ठीक है, पटनायक, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द Axiom-4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Axiom-4 मिशन में, ठीक है। सो दीज अगेन क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट एंड वेरी इजी। आंसर इज, ऑप्शन पूछा है शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन। द आंसर इज सी, द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। इसको भी आप नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। और स्पेस एक्स और एक्सियोम कंपनी का ये मिशन है, प्राइवेट मिशन है, जिसमें गोपीनाथ थोताकुरा जैसा नाम आपको दिखाई दिया होगा, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू अ प्राइवेट स्पेस वॉक इन ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। नासा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड Tanager-1 सैटेलाइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सैटेलाइट। अब ये Tanager-1 सैटेलाइट लॉन्च करी है, अगेन इंडियन एक्सप्रेस के हेडिंग से सवाल है, ज़्यादा डिटेल में जाने का ही नहीं है। Tanager-1 सैटेलाइट, तो ऑप्शन है टू ट्रैक मीथेन एमिशंस, टू चेक एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, टू ट्रैक कार्बन एमिशंस, टू ट्रेस एंड डेवलप अ मैप फॉर लैंडस्लाइड्स। ये Tanager-1 का पर्पस क्या है। तो आपने दोस्तों सुना होगा पुराने न्यूज़ में मीथेन सैट के बारे में, उसी तरीके से मीथेन एमिशंस को चेक करने के लिए ये नासा का क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, टू ट्रैक मीथेन एमिशंस एंड डायरेक्ट न्यूज़ है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑल द वेरी बेस्ट। 17.5 आपको स्कोर करना है और देखेंगे आपकी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक भी है, स्कीम्स भी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, वाइड टॉपिक्स, सारे तरह के एरे ऑफ टॉपिक्स जो क्लैट कंसोर्शियम अपने 32 क्वेश्चंस ऑफ जीके में एक्सपेक्ट करता है, उस तरीके से ये सेट बनाने की कोशिश की गई है एंड दिस सेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड पर्सनली बाय मी। तो मेरा पिछले 5 साल का जीके पढ़ा के, और मैंने किसी और एग्जामिनेशन के बच्चों को जीके नहीं पढ़ाया है, मैंने पिछले 5 साल से सिर्फ क्लैट के बच्चों को जीके पढ़ाया है। और जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से, मैं बहुत क्लोजली क्लैट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कभी उसके सिलेबस को डिफाई नहीं करता, कभी क्लैट कंसोर्शियम को अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे उसका ओरिएंटेशन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो कैसे बच्चे चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता है, रादर वो ये चाहता है कि आप निरंतर प्रयासरत रहिए और अखबार को पढ़िए। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है जब स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, उनको पता नहीं है, या फॉर दैट मैटर उनको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी का जो हमारा रिस्पॉन्स है, जिसको हम कहते हैं डबल फिशुक स्ट्रैटेजी, दे डोंट नो दैट। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है, दे डोंट नो दैट, ठीक है। फार ईस्टर्न फोरम क्या है, दे डोंट नो दैट, ठीक है, क्योंकि हमने रशिया में क्या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, दे डोंट नो दैट। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि सेपा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ईसीटीए, ये सब क्या है, आरसेप, आईपीईएफ, उनको आइडिया नहीं रहता इन सारी चीज़ों का। तो दे, बिकॉज यू पीपल फोकस ऑन रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन में जाते हो, कॉन्टेक्स्ट समझो। अभी तुमसे बोला जाए कि यार वो G4 कंट्रीज़ कौन हैं जो यूएनएससी का एक्सपेंशन चाह रहे हैं, और फिर वो ग्रेट 4 कंट्रीज़ कौन है यूरोप के। तो G4 कंट्रीज़ जो यूएनएससी में एक्सपेंशन चाह रहे हैं, ठीक है, और जो G4 कंट्रीज़ जो ग्रेट पावर्स हैं यूरोप की, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दे आर नॉट एबल टू फिगर दैट आउट। कार्ल्स ऑगल्स बाय का जो ब्रांड लाइन और ग्लोबल साउथ वाला टर्म है, अगेन दोनों में क्या है, क्या ग्लोबल साउथ एक जोग्राफिक टर्म है, एक इकोनॉमिक टर्म है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रियलाइज एंड टेल मी दिस, एंड दिस इंडिकेट्स कि आप रट रहे हैं, आप अखबार नहीं पढ़ रहे। अगर आप अखबार 1 महीने का शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग का जो डब्बा इतना ज़्यादा खुल जाएगा कि आप अनुमान लगाने की पोजीशन में आ जाएंगे, आप गैस वर्क करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगेन देर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी, ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स,
बट देन कोई बात नहीं, यू स्टिल पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू स्टिल पीपल कैन डिसाइड एंड चेंज द नैरेटिव, change the game and turn it into your favor. तो exercise उदार शक्ति has been conducted between India and which among the following nations. तो लास्ट RTM में हमने मित्र शक्ति के बारे में देखा था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, और आज उदार शक्ति के बारे में है तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कराई जाती है। ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज उदार शक्ति कराई जाती है, याद रखिएगा। और बहुत डिटेल और डेप्थ में जाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपके सामने मैं कुछ सोर्सेज बता दूं, जैसे आप देखिए कलिंगा प्राइज़ का जो सोर्स है ये 13 अगस्त को आया था, एंड दिस इज़ बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस। द सेकंड इज़ आर्मी इंडक्ट्स रोबोटिक म्यूल्स, ये 23 सितंबर को द हिंदू में आया था। द पार्टिकल दैट हेल्प्स द सन बर्न, ये 2 साल पहले का है, इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पता होगा। ये 12 अगस्त 2022 को उदार शक्ति की एक्सरसाइज के बारे में मेंशन्ड है, और अभी फिर से ऑल इंडिया रेडियो में ये चीज़ मेंशन की थी। उसके बाद मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया वल्नरेबल, 27 जुलाई को ये आर्टिकल आ चुका है, दैट ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस्ड। ये 13 अगस्त 2024 को साइंस पोर्शन में इंडियन एक्सप्रेस में आया है, मार्स में हैव बीन अंडरग्राउंड वाटर टू फॉर्म अ ग्लोबल ओशन। फिर व्हाट इज़ कॉपीड एक्ट, अगेन ये आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में 13 जुलाई 2024 को आ गया है ये आर्टिकल। फिर आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट ऑन इंडियाज फेल्स टू कैप्चर द कंट्रीज इकोनॉमिक रियलिटी, 28 मार्च 2024 को आ चुका है इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। फिर आप देखेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1 अक्टूबर को, ठीक है, मृगाया 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने अपना करियर स्टार्ट किया, वहाँ से एक क्वेश्चन है। टैनेजर 1, वाई नासा हैज़ लॉन्च अ सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशंस, 25 अगस्त 2024 को इंडियन एक्सप्रेस। फिर आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का एम पॉक्स क्लेड 1 केस इन केरला, इकोनॉमिक टाइम्स 24 सितंबर 2024। और फिर आप देखेंगे श्रीनगर गेट्स टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, फोर्थ फ्रॉम द कंट्री, 25 जून 2024 इंडियन एक्सप्रेस। फॉलोड बाय दिस टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार्स विल प्ले crucial role in transforming India's education system, and this is of 1st of October 2024. Well, we have completed all the topics, 30 क्वेश्चन कर दिए हैं। अपने स्कोर कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये आपको लाइव नहीं, ये आपको प्रीमियर की तरह दिखाई देगी ये वीडियो। तो आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मुझे आप सबके नाम पता हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरी लाइव में, एटलीस्ट 22 से 24 नाम तो मेरे दिमाग में हैं कि ये बच्चे मेरे को अपने अपने मार्क्स बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ अगर इस वीडियो को एंड तक देखे हैं तो अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, अब आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनर चाहिए है, वो रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ में नहीं करेंगे। रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ इज़ अ स्मॉल टेस्ट दैट वी कंडक्ट ऑलमोस्ट लाइक 4 days इन अ वीक, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को इन 30 रैंडम क्वेश्चन से टेस्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ें मार्च की होती है, कोई चीज़ जून की होती है, और सिमिलर तरीके से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता भी हूँ, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेल, दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन द प्रेजेंट वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।